Then friends, we start. In certain lights that mark in certain lights that mark on the wall seems actually to project from the wall. अब एक जो कमरे के अंदर जो एक रोशनी है, उस रोशनी के अंदर जो मार्क है वो एक प्रोजेक्टिंग दे रहा है, वो उभरा हुआ है। वो जो मार्क है वो उभरा हुआ है दीवार के ऊपर। तो इट इज प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द वॉल। नॉर इज इट एंटायरली सर्कुलर, वो पूरी तरह सर्कुलर नहीं है। आई कांट बी श्योर, मैं श्योर नहीं हो सकती हूँ। बट इट सेम्स टू कास्ट ए परसेप्टेबल शेडो, पर चूंकि वो उभरा हुआ है, वो प्रोजेक्ट हो रहा है, तो उसकी एक परसेप्टेबल शेडो बनती है। परसेप्टेबल, ये कंप्लीट शेडो की तरह दिखाई दे रही है, विजिबल, अच्छा क्लियर एक शेडो उसका बन रहा है। इसका मतलब वो चीज़ उभरी हुई है। suggesting that if I ran my finger down that strip of the wall, it would, at a certain point, mount and descend a small tumulus, a small smooth tumulus. ये कह रहे हैं कि वो जो प्रोजेक्टिंग हो रही, जो उभरा हुआ है, वो इस कदर उभरा हुआ है कि अगर मैं दोनों फिंगर्स को उसके ऊपर चलाता हूँ तो जिससे वो माउंट होगा, चढ़ेगा ऊपर, वापस देन वो डाउन जाएगा। तो उसका माउंट होगा और डिसेंड होगा वो। तो जो जहाँ वो उभर रहा है वो एक तरह से उसको इमेजिन कर रही है, वो एक टुमुलस है। एक वो कुछ हल्का सा मिट्टी का एक वहाँ पर कुछ हल्का सा बना हुआ है, उभरा हुआ है। तो ये एक स्मूथ टुमुलस लाइक दोज बेरोज ऑन द साउथ डाउन्स विच आर दे से आइदर टॉम्स और कैम्प्स। तो जो उभरा हुआ है हल्का सा मिट्टी का जो ढेर सा बना हुआ है, ऐसा फील हो रहा है। तो यहाँ पर उसकी इमेजिन अब चेंज हो रही है। वो इमेजिन कर रही कि लाइक एक टॉम्ब और कैंप। तो यहाँ पर वो जो ये कर रही है कि जो टुमुलस इस तरह का बना हुआ है कि उसके ऊपर बाय द वे दो पहियों की गाड़ी चलाई जाएगी। दो पहियों वाली गाड़ी, छोटी जो गाड़ी आती है, एक लोरी टाइप, वो चलाई जाएगी। तो वो ऐसे ऊपर चढ़ेगी, वो ऐसे नीचे उतरेगी। और ये जो उसका उभरा हुआ है वो कैसा लग रहा है उसको, वो आइदर टॉम्स और कैंप्स। और इस साउथ डाउन्स की बात है, ये साउथ डाउन्स के अंदर साहब एक लोरी है, उसको आप चला रहे हो आप, और वो ऊपर उभर रही है, उभर के मिट्टी के ढेर के ऊपर उभर रही है, वो नीचे जा रही है। तो जो उभरा हुआ पोर्शन है उसको वो एक टॉम या एक कैंप की कैटेगरी में रह रही है वो। ऑफ द टू आई शुड प्रीफर of the two, I should prefer them to be Tom, desiring melancholy like most English people, and finding it natural at end of a walk to think of the bones stretched beneath the turf. तो यहाँ पर करें कि ऑफ द टू, दोनों में से एक, कौन सी बात आ गई यहाँ पर, टॉम और केम के बारे में। तो आई शुड प्रीफर देम टू बी टॉम। अब यहाँ पर वो उसको क्या लेकर चल रही है, टॉम लेकर चल रही है, उसको मान के चलिए कि टॉम है एक वो। तो जो एक ऐसी टर्म जिसकी, जो मोस्ट ऑफ इंग्लिश पीपल है, जो अंग्रेज लोग हैं, क्योंकि ये मैंने पहले बताया था, ये वाला एक फर्स्ट वर्ल्ड वार वाला टाइम चल रहा था ये वाला। तो वो सभी, ये लोग सभी डिजायर करते हैं, वो सभी मान के चलते हैं कि लोग मेलेंकली हैं, डिजायरिंग मेलेंकली। और वो लोग जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर उनको इस तरह से टॉम दिख रहे हैं, जो कब्रिस्तान में जो जहाँ पर कोई जिसको दफना दिया जाता है। तो वो जो टॉम दिख रहे हैं वहाँ पर, वो उसके नीचे जो ऊपर जो जैसे घास है, और उसके नीचे क्या दफनी हुई है, बोन्स दफनी हुई है वहाँ पर। तो पीपल, इंग्लिश पीपल, एंड फाइंडिंग इट नेचुरल एट ए एंड ऑफ द वॉक टू थिंक ऑफ द बोन्स स्टेज बीनीथ द टर्फ मीन्स टुमुलस, देर मस्ट बी सम बुक अबाउट इट। अब वो वापस अपनी थॉट को आगे बढ़ा रही है कि वो जो टॉम के अंदर जो यहाँ पर बोन्स बिखरी हुई है, जो टॉम है, तो अब यहाँ पर इसके बुक, इसके बारे में बुक होनी चाहिए कि कुछ तो था वहाँ पर। क्या था, कौन पता लगाएगा, एंटिक्वेरीज। तो सम एंटिक्वेरी मस्ट हैव डग अप दोज बोन्स एंड गिवन देम ए नेम। जो एंटिक्वेरी पुरातत्ववेत्ता जो पुराने चीज़ों को खोद कर निकालते करते, उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो उन्होंने पक्की रूप से उसको खोदा होगा, बोन्स को बाहर निकाला होगा, और उसको कुछ नाम दिया होगा। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन इज एन एंटिक्वेरी, तो वह ये एंटिक्वेरी किस तरह के व्यक्ति होंगे। आई वंडर, रिटायर्ड कर्नल,
फॉर द मोस्ट पार्ट ज़्यादातर कौन किसकी इमेजिन कर रही है कि वो कर्नल होंगे। फिर मैं बोल रहा हूँ टाइम कौन सा चल रहा है, वॉर का टाइम चल रहा है, तो उसको सब कुछ वॉर टाइप ही दिखाई दे रहा है। तो वो कौन होंगे एंटिक्वेरी, कर्नल टाइप के व्यक्ति होंगे। लीडिंग पार्टीज ऑफ द एज्ड लेबरर्स, और जो जो खोदने वाली लेबर होती है उसके अंदर जो एक यहाँ पर वृद्ध जो लेबर्स है, वृद्ध वृद्ध का मतलब जो एक्सपीरियंस्ड जो लेबर है, यहाँ पर बात जो वृद्ध जो बात कर रही है कि एजेड जो लेबर्स हैं, यहाँ पर इसका मतलब एक्सपीरियंस्ड लेबर्स हैं। तो वो जो टॉप कैटेगरी के लेबर होते हैं वो सब मिलके क्या कर रहे हैं, लेबर्स टू द टॉप हियर एग्जामिनिंग क्लोड, एग्जामिनिंग क्लोड ऑफ अर्थ एंड स्टोन्स। तो ये वहाँ पर जो अर्थ मिट्टी, वहाँ पर मिट्टी और पत्थर का जो एक वो क्लोड है उसको एग्जामिन करते हैं। गेटिंग इनटू करस्पोंडेंस, और करस्पोंडेंस करते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं। जैसे उस समय तो कि पत्र व्यवहार हुआ करते थे, अपने जो भी उनको एग्जामिन कर रहे हैं, जो भी उनका कुछ नोट बन रहा है उसको वो भेजना करना, रिसीव करना, किसके साथ में, करस्पोंडेंस विद द नेबरिंग क्लर्जी, तो आसपास को जो भी पादरी होते हैं। अब फिर दोबारा मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि वॉर का टाइम है, तो एक तरफ तो बोल रहे हैं कि कर्नल का नाम ले रहे हैं, दूसरी तरफ वो क्लर्जी मैन का नाम ले रहे हैं, बीच में कोई नहीं है। तो लास्ट में क्लर्जी के पास जाती है डेड बॉडी वगैरह। तो कर्नल और जो एजेड जो लेबरर्स हैं, जो या फिर एक्सपीरियंस जो लेबर्स हैं, वो उन्होंने एग्जामिन कर रहे हैं क्लोड के बारे में और करस्पोंडेंस कर रहे हैं जो आसपास की जो भी क्लर्जी हैं, विच बीइंग ओपन एट ब्रेकफास्ट टाइम, और जिनका भी जो लेटर वगैरह है वो ब्रेकफास्ट के टाइम पर ओपन किया जा रहा है। ब्रेकफास्ट टाइम, नेबरिंग क्लर्जी बीइंग ओपन एट ए ब्रेकफास्ट टाइम गिव्स देम ए फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। अब यहाँ पर वो कर रहे हैं कि उनको किस तरह की फीलिंग आ रही है, इम्पोर्टेंस की फीलिंग आ रही है, उनको एक अच्छा लग रहा है कि हाँ वो कुछ कर रहे हैं। एंड द कंपेरिजन ऑफ द एरो हेड्स नेसेसिटेट्स क्रॉस कंट्री जर्नी। अब वो करें कि जो जैसे पुराने टाइम पर कोई चीज़ खोदते करते हैं, जो एरो हेड्स मिलते हैं, जो फलक टाइप होते हैं, इस तरह के जो एरो वाले जो हेड होते हैं, जैसे फलक मिलते हैं, ये उनकी कंपेरिजन जैसे यहाँ पर किस तरह का मिला, वहाँ पर किस तरह का मिला। तो वो जो पुरानी चीज़ों को निकाल रहे हैं, उनको जो अंदर जो चीज़ें निकल रही है उनके कंपेरिजन के लिए वो उनको कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है उनको। तो एरो हेड्स नेसेसिटेट्स क्रॉस कंट्री जर्नी टू द काउंटी टाउन्स। काउंटी टाउन्स का मतलब जो देहात की जो छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं, काउंटी टाउन्स, एंड एग्रीबल नेसेसिटी बोट टू देम। और ये सब उनको एग्रीबल नेसेसिटी है, मतलब उनको अच्छा लग रहा। एग्रीबल, डिसएग्रीबल, एग्रीबल, जो लवलीएबल होता है उसको एग्रीबल भी बोलते हैं, जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, बस सिंपल सी बात है। तो एन एग्रीबल नेसेसिटी बोट टू देम एंड टू देयर एल्डरली वाइफ्स, और साथ में उनकी जो पत्नियां हैं उनको भी अच्छा लग रहा है। तो दोनों के बीच में एक वो क्या बन रहा है, लेवल थिंग वाली इन चीज़ों को निकालना, करना, स्टडी करना, और उनको फीलिंग प्राउड आ रहा है। तो इसमें कौन इन्वॉल्व है, उनकी पत्नियां भी इन्वॉल्व है। हु विश टू मेक प्लम जैम और टू क्लीन आउट द स्टडी। वो पत्नियां किस तरह की है, वो उनके लिए जाम बनाना की इच्छा करती है, वो उनकी स्टडी रूम को साफ करने की इच्छा करती है, मतलब वो कुछ ना कुछ कर रही है उनके लिए। एंड हैव एवरी रीजन फॉर कीपिंग दैट ग्रेट क्वेश्चन ऑफ द कैंप और टॉम इन परपेचुअल सस्पेंशन। अब वो पत्नी क्या कर रही है, उनकी सेवा कर रही है, प्लाम जैम बनाने की उनकी इच्छा करती है, वो स्टडी रूम को जो क्लीन करने की इच्छा कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि वो जो केम्प और टॉम के बारे में जो भी क्वेश्चन होता है उसको सस्पेंशन में डाल रही है। कहने का मतलब यहाँ पर एक पर पेज का मतलब कंटिन्यू, और कहने का मतलब यहाँ पर है कि वो उनके साथ में डिस्कशन करती है, वो पत्नियां भी जो है उनके साथ में डिस्कशन कर रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें वो भी खोजबीन करने में लगी हुई है, उन चीज़ों को लेकर के वो भी उनको सपोर्ट कर रही है। तो कीपिंग दैट ग्रेट क्वेश्चन ऑफ द कैंप और टॉम इन परपेचुअल सस्पेंशन while the colonel himself feels agreeably
philosophic in accumulating evidence on both side of the question. और जो कर्नल है वो भी एग्रीबल फिलोसॉफी कंडीशन में, उसको भी अच्छा लग रहा है एक फिलोसॉफी होकर किसी बात को जवाब देना। उनकी पत्नी ने कुछ पूछा, फिर कुछ कुछ काम करते कुछ पूछा, तो भी वो फिलोसॉफिकली वो भी उनका आंसर दे रहा है और वो भी उसके लिए एग्रीएबल है, उसको भी अच्छा लग रहा है। और वो कुछ ना कुछ एविडेंस वो भी बता रहा है कि हमें ऐसा कुछ वहाँ मिला है, वहाँ पर ऐसा हो सकता था, वहाँ पर कभी इस तरह का रहा होगा। इट इज़ ट्रू दैट ही डज फाइनली इंक्लाइन टू बिलीव इन द कैम्प। लास्ट में वो कर रही है कि वो कैम्प या टोम, अब वो टोम से शिफ्ट होकर के वो कैम्प की तरफ आ गई कि ये क्या मान के चल रही है कि वो कैम्प है। तो ही डज फाइनली इंक्लाइन टू बिलीव इन द कैम्प। ये बात ध्यान रखना कि यहाँ जो कैंप है वो किस कैंप के बारे में बात हो रही है, यह है रिफ्यूजी कैंप। यहाँ पर जो कैंप है वो है रिफ्यूजी कैंप, जो वॉर के टाइम पर जो कैंप बनते हैं, जो शरणार्थी होते हैं उनको रखने के लिए। तो अब वो वहाँ पर जो बोन दबी है वो किसी टोम की थी, कोई मृत इंसान की थी, या कैंप के जो रिफ्यूजी थे वो ऐसा कुछ हुआ, वहाँ पर कुछ घटना घटी उसकी वजह से। तो वो लास्ट में वो ये बात को विश्वास करता है कि ये कोई कैंप रहा होगा। एंड बीइंग अपोज्ड इन, लेकिन उसको जब वो फाइनली जो इंक्लाइन होता है इस बिलीव करने में ये कि ये कैंप रहा होगा, एंड बीइंग अपोज्ड जब उसका विरोध होता है, इंडाइट्स, इंडाइट्स का मतलब वो अब वो लिखता है वो ए पैम्फलेट विच ही इज अबाउट टू रीड एट द क्वार्टरली मीटिंग ऑफ द लोकल सोसाइटी। एक ऐसा नोट लिखता है जिसको उसको अपनी क्वार्टरली मीटिंग में उसको पढ़ना है उस नोट को। वेन ए स्ट्रोक लेज हिम लो, जब वहाँ पर ऐसी कुछ बात होती करती है जो उसको कमज़ोर बना देती है, तो उसको कुछ नोट करना होता है जिसको क्वार्टरली मीटिंग में उसको बोलना है। एंड हिज लास्ट कॉन्शियस थॉट्स, एंड हिज लास्ट कॉन्शियस थॉट्स वो कहाँ पर जाती है, कैंप एंड एरोहेड्स के बारे में जाती है। लेकिन मेन बात तो ये है उसकी वाइफ और चाइल्ड गायब हो जाते हैं। आप नोट करना यहाँ पर जो बात करना चाह रहे हैं कि उनकी पत्नियों ने उनके लिए प्लेन जैम बनाने की इच्छा करी, उनकी स्टडी रूम को साफ करती थी, वो कैंप और टॉम के बारे में क्वेश्चन को लेकर के उनको कुछ न कुछ पूछती रहती थी, या उनकी जो फिलोसॉफिक जो थी उसको बढ़ाती रहती थी उनकी नेचर को, या कुछ न कुछ खोजबीन करते रहे, परपेचुअल सस्पेंशन बन रहा था उनका। तो वो सब क्या हुआ, गौण हो गया, वो सेकेंडरी थिंग में चला गया, उनका फोकस किस पर आ गया, कैंप एंड एरोहेड्स, कैंप एंड एरोहेड्स पर। तो यहाँ पर नोट ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड, उनकी सोच से वाइफ और चाइल्ड बाहर निकल जाते हैं, बट ऑफ द कैंप एंड दैट एरोहेड्स देयर, वहाँ पर क्या रह जाते हैं, कैंप और एरोहेड्स के बारे में जाते हैं, विच इज़ नाउ इन द केस एट द लोकल म्यूजियम। अब जो एरोहेड्स हैं अब वो इमेजिन कर रही है कि वो लोकल म्यूजियम में रखे हैं, किसके साथ रखे हुए हैं, टुगेदर विद फुट ऑफ द चाइनीज मर्डरर्स, कोई चाइनीज मर्डर होगा उसके पैर के पास में इस तरह की चीज़ें रखी हुई है। ए हैंडफुल ऑफ द एलिजाबेथन नेल्स, एलिजाबेथ की जो मुट्ठी भर नाखून है। ए ग्रेट मैनी ट्यूडर क्ले पाइप्स, ट्यूडर क्ले पाइप्स जो है वो रखे होंगे। ए पिक्चर ऑफ रोमन पोइट्री, रोमन पोइट्री की जो पिक्चर्स है वो हैं। एंड वाइन ग्लास दैट नेल्सन ड्रिंक आउट, और जो नेल्सन जो है जो जो ग्लास में जो पीता होगा तो वो ग्लास वहाँ रखा होगा। एंड प्रूविंग आई, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें कुछ प्रूव कर रही हैं, बट क्या प्रूव करना चाह रही हैं वो खुद भी नहीं जानती है। आप समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या प्रूव करना चाहिए खुद भी नहीं जानती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अपने का वो प्रूव जो हो रही है वही हो रही है कि वार टाइम प्रूव हो रहा था। दूसरी बात ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन चला गया। कहने का मतलब ये कि जो जहाँ पत्नियाँ उनको सपोर्ट कर रही है, परंतु लास्ट में बात कहाँ पर आकर रुकी, कैम टॉम एडवर्ड्स के बारे में बात आकर रुकी, लेकिन उनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं थी वाइफ्स को लेकर के, उनकी पत्नियों को लेकर के। तो यह एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये जो चैप्टर लिखा गया था ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का टाइम भी चल रहा था। ये सरफराज हुआ था जब शायद 1918 के अंदर, जब वहाँ पर वुमेन को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया था। इसके बाद में, इस लेटर के बाद में, इस चैप्टर के बाद में, नो नो नथिंग इज प्रूव्ड,
कुछ चीज़ प्रूव नहीं हो रही है, नथिंग इज नोन, कुछ भी पता नहीं है। एंड इफ आई वर टू गेट अप एट दिस वेरी मोमेंट, अगर मैं इस समय खड़ी हो जाऊं एंड असरटेन दैट द मार्क ऑन द वॉल इज रियली, और मैं ये देखूं कि मार्क ऑन द वॉल एक्चुअल में है क्या, वॉट शेल वी से, हम क्या कहेंगे, द हेड ऑफ ए जायंटिक ओल्ड नेल। अब वो उसको अपने जो इमेजिन है वो इस बढ़ा रही है कि अगर वो खड़ी होती है तो वो चीज़ क्या मिलेगी, उसको लगा एक खूटी का एक वो उसका मोट मुट्ठा है, खूटी का एक मुट्ठा है जो वो अंदर था, पहले दीवार के अंदर लगाया हुआ, लेकिन वो ओविंग टू, सॉरी मैं पढ़ूँ, ए जाइजेंटिक ओल्ड नेल ड्राइवन इन 200 ईयर्स एगो, जो 200 साल पहले कभी अंदर उसको दीवार के अंदर उसको ठोका गया होगा, विच हैज़ नाउ ओविंग टू पेशेंट एट्रिशन ऑफ मेनी जनरेशन ऑफ हाउस मेड्स। वो कह रही हैं कि जो ये जो 200 साल तक पहले जिसको ठोका गया होगा तो उस मोट को, उस नेल को, वो अब धीरे धीरे क्या हो गया, एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो निकलती जा रही है, पेशेंट एट्रिशन, मतलब वो चीज़ें जो धीरे धीरे, जैसे दीवार कोई एक बीमार दीवार होती है, पेशेंट एट्रिशन मतलब कोई चीज़ जब कोई व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, बीमार हो जाता है और वो कमज़ोर होता जा रहा है, तो दीवार के वहाँ से जो पेशेंट एट्रिशन हो रहा है, जो कमजोरी आ रही है दीवार के ऊपर और जो एट्रिशन हो रहा है, उसकी वजह से वो मोट क्या हुआ, दीवार से बाहर झांकने लगा है और दीवार से बाहर दिखने लगा है। और वो क्या चीज़ देख रहा है, मॉडर्न लाइफ को देख रहा है। अब मॉडर्न लाइफ कहाँ से देख रहा है, जो दीवार के सामने है वो सफ़ेद दीवार थी, जिस दीवार पर लगाया होगा वहाँ पर चूँकि पास में आग जल रही होगी, तो आग जलने से उसकी जो रोशनी बन रही थी वो वहाँ पर मूड उसको दिखाई दे रहा है। तो एंड इज टेकिंग इट्स फर्स्ट व्यू ऑफ मॉडर्न लाइफ, और वो मॉडर्न लाइफ को देख रहा है इन द साइट ऑफ, कहाँ से, वाइट वॉल से देख रहा है, सफ़ेद दीवार से देख रहा है, जो फायर लिट है, फायर लिट रूम है, जहाँ पर आग, जिस कमरे में आग जल रही है। वॉट शुड आई गेन, वो खुद अब आगे अपनी इमेजिन करती, मैं सब ये चीज़ें क्या सोच रही हूँ, मुझे क्या लेना चाहिए इन चीज़ों से, नॉलेज, क्या मुझे नॉलेज मिलेगी, मैटर फॉर फर्दर स्पेकुलेशन, क्या स्पेकुलेट करूँ मैं, आई कैन थिंक सिटिंग स्टिल एज वेल एज स्टैंडिंग अप, चाहे मैं खड़ी होकर सोचूं या मैं बैठे बैठे। एंड वॉट इज़ नॉलेज, और नॉलेज क्या है, कारण यहाँ पर वो एक नॉलेज के बारे में बात करेगी कि अब वो किन चीज़ों को लेकर नॉलेज के बारे में बात करेगी। वॉट आर अवर लर्नड मेन सेव द डिसेंडेंट्स ऑफ विचेज एंड हर्मिट्स, क्या मैं उस नॉलेज की बात करूं, किस नॉलेज की, जो हमारे जो लर्नड जो मेन थे, जो विद्वान लोग थे, जिन्होंने कि बीचेस और हर्मिट्स, चुड़ैलों और साधुओं के उत्तराधिकार को बचाया, डिसेंडेंट्स ऑफ द बीचेस एंड द हर्मिट्स, उन्होंने उनको बचाया, हु क्राउच्ड इन केव्स एंड वुड्स ब्रीविंग हर, जो गुफाओं में रहते थे, जंगलों में रहते थे, वहाँ पर वो जड़ी बूटियों का जिनको वो रस पीते थे, इंटरोगेटिंग श्रू माइस, छछुंदर से वो लोग क्वेश्चन आंसर करते थे, एंड राइटिंग डाउन द लैंग्वेज ऑफ द स्टार्स, और जो स्टार्स की लैंग्वेज को वो लोग लिखते थे। क्या ऐसे लोगों की, ऐसे जो लर्न जो मैन थे उनकी नॉलेज में मुझे मिल रही है यहाँ पर एक्चुअली, चलो मैं बात बताता हूँ। एंड द लेस वी होनर देम एज अवर सुपरस्टिशन ड्विंडल, ड्विंडल इसका मीन्स कम होना, और जो हमारे सुपरस्टिशंस कम होती है तो लेस वी ओनर, हम में से कम लोग ही उनको सम्मान देते हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो मेस्कुलाइन पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एक जो मर्दाना सोचे उसके बारे में आ रही है बात, कि क्या ट्रेडिशनली क्या चीज़ चली आ रही थी कि जो एक पुरुष प्रधान जो समाज होता है, तो पुरुष प्रधान समाज के अंदर वो लोग नॉलेज वाले थे, वो लोग केव्स में, वुड्स में रहते थे, वो लोग हर्ब्स का रस पीते थे, वो लोग स्टार्स के बारे में लैंग्वेज लिखते थे, परंतु जो ही हमारे जो सुपरस्टिशंस है वो कम होती है, हम में से कम ही लोग उनका सम्मान करते हैं।
हमारी सुपरस्टिशन खत्म होने लगेगी, हमारी जो ट्रेडिशनल जो एक परंपरा बनी हुई थी ये अब खत्म हो रही है। एंड अवर रेस्पेक्ट फॉर ब्यूटी एंड हेल्थ ऑफ माइंड इंक्रीजेज। इसको यूँ पढ़ना, and the less we honor them is our superstition dwindle and our respect for beauty and health of mind increases। और हमारी जो ब्यूटी और हेल्थी माइंड है वो जो बढ़ता है, हमारा सुपरस्टिशंस कम होता है, तब में से कमी लोग उनका सम्मान करते हैं। यस, वन कुड इमेजिन ए वेरी प्लीजेंट वर्ड। जब मेस्कुलाइन जो वर्ल्ड है वो डाउन जा रहा है, सुपरस्टिशंस कम हो रही है, तो हमारा संसार किस तरह का बनता जा रहा है? एक अच्छा संसार, प्लीजेंट वर्ल्ड बनता जा रहा है। तो वन कुड इमेजिन ए वेरी प्लीजेंट वर्ल्ड, क्योंकि सुपरस्टिशंस गायब हो गई है, ट्रेडिशन थी मेस्कुलाइन की वो खत्म हो गई है। प्लीजेंट वर्ल्ड, ए क्वाइट स्पेसियस वर्ल्ड, एक शांत स्पेशल वर्ल्ड with the flowers so red and blue in the open fields, a world without professors or specialists or housekeepers with the profile of policemen। वहाँ पर ऐसा संसार जहाँ पर प्रोफेसर्स भी नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, वहाँ हाउसकीपर्स भी नहीं, वो किस तरह की प्रोफाइल में नहीं है? पुलिसमैन की प्रोफाइल में नहीं है, मतलब वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है ना, विद द प्रोफाइल ऑफ पुलिसमैन। फिर मैं बोल रहा हूँ वार का टाइम था ये वाला। तो वहाँ पर ना, जब ऐसा संसार है जहाँ पर मेस्कुलाइन जेंडरिटी खत्म हो गई है एक तरह से, कि अब प्रोफेसर्स भी नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, हाउस कीपर्स नहीं है, पुलिसमैन वाली भूमिका नहीं है उनकी, तो सब चीज़ें क्या हो गई? शांत हो गई। अ वर्ल्ड विच वन कुड स्लाइस विद वन सॉरी ए वर्ल्ड विच वन कुड स्लाइस विद वंस थॉट। बिल्कुल ऐसा संसार जहाँ पर कोई व्यक्ति स्लाइस कर रहा है, काट रहा है, अपने विचारों से वो काट रहा है और आगे बढ़ रहा है, मतलब वन बाय वन थॉट इजीली उसके माइंड में आ रहे हैं, तो स्लाइस करता हुआ आगे बढ़ रहा है, वो अपने विचारों को ही आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर एज ए फिश स्लाइसेस, जैसे कि फिश भी काटती, पानी को काटती हुई आगे बढ़ती जाती है, फिश भी पानी को काटती हुई आगे बढ़ जाती है फिन की सहायता से। तो ए वर्ल्ड विच वन कुड स्लाइस विथ वंस थॉट एज ए फिश स्लाइसेस द वाटर विथ हिज फिन ग्रेजिंग द स्टेम्स ऑफ वाटर लिलीज। क्या चीज़ ग्रेस कर रही है? वाटर लिलीज के स्टेम्स को ग्रेस कर रही है, खा रही है। हैंगिंग सस्पेंडेड ओवर नेस्ट ऑफ वाइट सी एग्स, उसके जो सफ़ेद जो समुद्री जो अंडे हैं वो उनके जो घोंसले बने हुए हैं, गुच्छे बने हुए हैं, उनसे वो लटकी हुई है। हाउ पीसफुल इट इज़ डाउन हियर, कितना पीसफुल है यहाँ पर नीचे। रूटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, संसार का एक अलग ही झुरमुट सा बना हुआ है अंदर की तरफ, जो बिल्कुल शांत है, सेंटर में है। एंड गेजिंग अप थ्रू द ग्रे वाटर्स, और ऊपर से अपन कहाँ से देख रहे हैं उसको? ग्रे वाटर के थ्रू देख रहे हैं। जैसे पूरा पानी का एक पाउंड ऐसा या फिर जो समुद्र होगा अपन देखते हैं तो वो ग्रे वाटर दिखाई देता है, तो अपन वहाँ से उसको ग्रे वाटर के थ्रू इन सब चीज़ों को देख रहे हैं सेंटर की तरफ। विद देयर सडन ग्लिम्स ऑफ लाइट, वहाँ पर लाइट जैसे जब वो आती है तो रिफ्लेक्शन करता है वाटर, तो वाटर की रिफ्लेक्शन को अपने को दिखाई दे रही है, सडन ग्लिम्स लाइट आ रही है। तो देयर सडन ग्लिम्स ऑफ लाइट एंड देयर रिफ्लेक्शंस इफ इट वर नॉट फॉर विटेकर्स अल्मानेक। क्या ये सब चीज़ें विटेकर अल्मानेक के लिए नहीं है? इफ इट वर नॉट फॉर द टेबल ऑफ प्रेसिडेंसी, अगर ये सब विटेकर जो अल्मानेक है उसके लिए नहीं है, या फिर टेबल ऑफ प्रेसिडेंसी के लिए नहीं है। यहाँ पर वो जो संसार की जो वो कल्पना कर रही है, कैसे संसार की कल्पना कर रही है जहाँ पर कुछ भी ऊंचा नीचा नहीं है, कहाँ जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, जहाँ पर स्पेशलिस्ट नहीं है, जहाँ पर और कौन आए थे, तो जहाँ पर हाउस कीपर्स पुलिसमैन की भूमिका में नहीं है। तो ये जो हाउस कीपर्स है, स्पेशलिस्ट है, वहाँ पर कुछ भी नहीं, पूरा संसार एक उसमें चल रहा है, इजी गोइंग चल रहा है, हर चीज़ आगे से आगे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, अपनी एक ग्रोथ ले रही है। तो वहाँ पर ऊंचा नीचा नहीं है। एक्चुअली में विटेकर सलमान ने अपन जानते पढ़ रखा हो सबने कि उसके अंदर वो हायरार्की दे रखा है उसके अंदर, उसमें जितने भी पब्लिक जो भी रेफरेंस बुक बनी थी
जितने भी लेटर छपे थे या फिर जो हायर की बनती है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उनके बारे में कुछ दे रखा है। तो जो हायर की बनती है, जो मतलब कहने का मतलब कि जहाँ ऊ कौन सी चीज़ ऊपर है कौन सी चीज़ नीचे है, तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं संसार के अंदर। तो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें क्या विटेकर्स के अलमाने एक में नहीं है, क्या टेबल ऑफ प्रेसिडेंसी में नहीं है। आई मस्ट जंप अप, मुझे तो जंप करना चाहिए, एंड सी फॉर माई सेल्फ वॉट द मार्क ऑन द वॉल। और मार्क ऑन द वॉल आखिर में है क्या, अ नेल, क्या एक नेल है, या रोज लीफ है, या फिर ये वुड में कोई क्रैक है। हियर इज नेचर वंस मोर एट हर ओल्ड ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है वेरी, कि नेचर मोर वंस मोर एट हर ओल्ड गेम ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। यहाँ पर नेचर वापस अपना आत्म संरक्षण का गेम करती है। अब यहाँ पर ये जो नेचर है, नेचर अपना गेम कर रही है अपने को बचाने का। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या, ये इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पर एक्चुअल में नेचर मीन्स यूँ समझना कि नेचर ऑलवेज इंडिफरेंट टू ह्यूमन थॉट्स। नेचर जो है, यहाँ पर नेचर का मतलब सिंपल प्रकृति नहीं है। यहाँ पर नेचर क्या है मैं समझा रहा हूँ आपको। फिलहाल था समझना कि जो नेचर होती है वो किसी भी इंसान की सोच से उदासीन है, तटस्थ है। यहाँ पर नेचर का मतलब है रियलिटी। जैसे कोई बुक है, मैं किसी भी तरह की सोच रखूँ, बुक तो बुक ही रहेगी। तो यहाँ पर जो नेचर का मतलब है वो है वो मार्क जो दीवार पर है। तो दीवार पर मार्क जो है, अब उसकी थॉट किसी भी उस पर हाइट पीक पर चली जाए, किसी भी सब्जेक्ट पर उसकी थॉट चली जाए, परंतु उस थॉट का उस स्नेल से या फिर उस नेचर से या उस रियलिटी से या उस मार्क से कोई लेना देना नहीं है। उस मार्क के ऊपर किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएगा। उसकी थॉट से मार्क अपनी जगह रहेगा, वो इंडिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पर ये कह रही हैं कि हैर इज नेचर वंस मोर एट हर ओल्ड गेम ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। मार्क तो अपनी जगह है, सुरक्षित है, मार्क पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, परंतु उस मार्क की वजह से उसके थॉट्स इंटरप्ट हो रहे हैं। फिर ध्यान देना, उस मार्क की वजह से उसके थॉट्स इंटरप्ट होते हैं, परंतु उसके थॉट्स की वजह से मार्क पर कुछ भी असर नहीं आता है। अब मार्क को वर्ड में बोलूँ, उस स्नेल पे कुछ भी, क्योंकि सबने चैप्टर पढ़ रखा होगा, उस जो घोंगा है वो स्नेल है, उस पर किसी तरह का कोई असर नहीं आता है। और मार्क की वजह उसकी थॉट की वजह से उसकी रियलिटी पे कोई अंतर नहीं आता है। बात समझ आ गई नेचर का मतलब क्या है। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि ये नेचर का गेम सेल्फ प्रिजर्वेशन स्टार्ट हो गया या फिर चल रहा है, इसका मतलब एक्चुअल में है क्या। इसका मतलब एक्चुअल में यही है कि जो नेचर है वो मार्क ऑन द वॉल है, जो नेचर है वो रियलिटी है। जब आपके सामने कोई रियलिटी आती है, आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं, आप सपोज आप किताब पढ़ रहे हैं और किताब पढ़ते 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 आपका ध्यान किसी और जगह चला जाता है और आप स्पेकुलेट करने लग जाते हैं किसी और चीज़ के बारे में, अपनी खुद की एक आप बड़े होकर के आप आईएएस बन गए, फिर आप सपने में खो रहे हैं, आप आईएएस बनने के बाद में आप क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो आपकी एक जो थॉट का जो पीक पॉइंट जा रहा है, एकदम से आपको लगता है कि अरे मैं तो पढ़ाई कर रहा था, मैं वापस आपका ध्यान वापस पढ़ाई पे जाने लग जाता है। फिर आप ऐसे कुछ लाइन पढ़ते हो, आपने हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं पढ़ी है, आपने सिविलाइजेशन ऑफ द हड़प्पा मोहनजोदड़ो पढ़ा आपने, तो आप एकदम से उनके बारे में आप सोचने लग जाओगे। आपके उनके हिसाब से आप एंटिक्वेरी हो, आप जाकर वहाँ खुद खोजबीन कर रहे हैं, खुद ऐसा लग रहा है कि आप मैं ऑफिसर बन गया हूँ। फिर आप सोचोगे यार नहीं यार मैं तो पढ़ाई कर रहा था अभी। तो ये जो मार्क है, जो मार्क ऑन द वॉल है, ये भी वही काम कर रहा है कि वो सोच लगाती है और वापस को झटका लगता है, तुमसे कह रहे यार मैं तो मार्क ऑन द वॉल पे थी, मैं तो इसके बारे में सोच रही थी। तो मार्क ऑन द वॉल क्या है, नेचर है। उस नेचर ने में कोई चेंज नहीं हो रहा, परंतु वो नेचर उसके थॉट को इंटरप्ट कर रही है। जैसे आप पढ़ते पढ़ते आप खो गए हो किसी किन्हीं के ख्यालों में खो गए, किसी पिक्चर मूवी के बारे में आप सोचने लगे एकदम से, तो एकदम से आपका ध्यान वहाँ से हटके वापस अपनी पढ़ाई पर आएगा। तो जो आप बुक आपके हाथ में है, वो नेचर है। नोट करना, ये क्या है, कैपिटल एन है।
ये क्या है, कैपिटल एन है, स्मॉल एन नहीं है। तो यहाँ पर आपका ध्यान वापस आपकी बुक पर आएगा कि आप वापस अपनी बुक पे ध्यान दोगे, देने लगोगे आप। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन इसके साथ में हो रही है कि उसका ध्यान बार बार मार्क ऑन द वॉल पे जा रहा है। तो दिस ट्रेन ऑफ थॉट शी परस्यूज इज थ्रेटनिंग वर मेयर वेस्ट ऑफ एनर्जी। वो कर रही है कि जो जो सोच की जो ये चल रही है, उसके अंदर जो चल रही है, वो क्या कर रही है, एक एनर्जी वेस्ट ही है। इवन सम कोलिजन विद रियलिटी, और यहाँ तक कि वो रियलिटी से कोलाइड कर रही है बार बार। रियलिटी का मतलब उसकी थॉट वापस टकरा रही है वहाँ पर आकर के। फॉर हु विल एवर बी एबल टू लिफ्ट ए फिंगर अगेंस्ट द वीटेकर्स टेबल ऑफ प्रेसिडेंसी। तो ये जो रियलिटी है, अब समझना इसी बात को, जो भी चीज़ लिखी हुई है, जो भी चीज़ रियल है, कौन सी चीज़ ऊपर है, कौन सी चीज़ नीचे है। तो वीटेकर्स की जो टेबल है, वहाँ पर जो एक वरीयता क्रम दे रखा है, हायरार्की बनी हुई है कि कौन ऑफिसर पहले है, कौन ऑफिसर बाद में है। तो उस सिस्टम ने क्या करा, आपकी थॉट को तोड़ दिया। आप उस आपकी सोच अब नहीं बनेगी। आप एक पुराने सिस्टम पे चले जाएंगे कि जो लिखा हुआ है आप उसको फॉलो कर रहे हैं। आप जो लिखा हुआ है आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा करने का नहीं है। तो आपकी थॉट उस रियलिटी की वजह से खत्म हो गई है। लेकिन यहाँ पर मार्क की वजह से की थॉट खत्म हो रही है। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि फॉर हु विल एवर बी एबल टू लिफ्ट ए फिंगर अगेंस्ट द विटेकर्स टेबल ऑफ प्रेसिडेंसी। जो विटेकर की जो वरीयता क्रम वाली जो टेबल है, उसके खिलाफ कौन आवाज उठा सकता है, क्योंकि वो तो लिखा हुआ है, एक उसके अंदर सिस्टम बना हुआ है कि कौन हायरार्की में ऊपर आ रहा है, कौन हायरार्की में नीचे आ रहा है, कौन किसको फॉलो करेगा। तो द आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी इज फॉलोड बाय द लॉर्ड हाई चांसलर। एक आर्क बिशप है कैंटरबरी का, उसको फॉलो किया जाता है हाई चांसलर से, मतलब वो जो आर्क बिशप है वो ऊपर है, लॉर्ड हाई चांसलर नीचे है। द लॉर्ड हाई चांसलर इज फॉलोड बाय द आर्क बिशप ऑफ यॉर्क। और लोग हाई चांसलर को कौन फॉलो कर रहा है, आर्क बिशप ऑफ यॉर्क फॉलो कर रहा है। एवरीबडी फॉलो समबडी विच इज, हर कोई किसी को फॉलो कर रहा है। सच इज द फिलोसॉफी ऑफ विटेकर, यही विटेकर की फिलोसॉफी है। एंड द ग्रेट, कहने का मतलब वहाँ पर रियलिटी बन गई, वहाँ पर एक नियम बन गया। तो जो नियम बन गया है, जो रियलिटी बन गई है कि जो पुरुषों ने जो चीज़ जो नियम बना लिए वो फॉलो करने, आपको वो लोग चीज़ फॉलो कर रहे हैं। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वापस यहाँ पर प्रूव होता है। तो वीटेकर टेबल में जो रियलिटी लिखा होता है उसको कौन चैलेंज कर सकता है, जो लिखा हुआ है आपको उसको फॉलो करना है। आपकी थॉट वहीं पर बाधित हो गई, अब आप नई थॉट लेकर नहीं चल रहे हैं। तो वीटेकर्स टेबल या फिर जो मार्क ऑन द वॉल है, ये क्या बन गए, रियलिटी बन गए। ये क्या बन गए, नेचर बन गए। ये क्या बन गए, उन्होंने आपकी थॉट को इंटरप्ट कर दिया। तो विटेकर नोज एंड लेट दैट, विटेकर जानता है और जाने देता है। सो नेचर काउंसिल्स, नेचर क्या कर रही है, वापस कैपिटल नेचर है, काउंसिल्स, वो सजेशन दे रही है। कंफर्ट यू, आपको कंफर्ट कर रही है कि आपकी थॉट को इंटरप्ट कर दिया, आपको वो शांत कर रही है। इंस्टेड ऑफ अरेंजिंग यू, आपको वो गुस्सा नहीं दिला रही है, क्योंकि आपकी थॉट जो एकदम थॉट चल रही थी एकदम शांत होकर के वापस नीचे बैठ जाती है। एंड इफ़ यू कांट बी कंफर्टेड, अगर आप कंफर्ट नहीं हो सकते, यू मस्ट सेटर दिस हार ऑफ पीस, आपको इस जो शांति की जैसे मैं थे इनको अभी खत्म हो जाने चाहिए। थिंक ऑफ द मार्क ऑन द वॉल, तो आप क्या सोचो, वापस मार्क के बारे में सोचो आप, तो आपको शांति मिले। आपकी ये थॉट जो वार की वजह से, टाइम वार का चल रहा था, तो उसकी सोच मार्क ऑन द वॉल से हट करके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होते हुए वो वार पे जा रही है। तो एक जो थॉट इस तरह की बन रही है, वो थॉट उसकी शांति को खत्म कर रही है, वो वापस किस पर आ जाती है, मार्क ऑन द वॉल पर आ जाती है। आई अंडरस्टैंड नेचर्स गेम, मैं नेचर के गेम को समझती हूँ। ये नेचर का गेम है कि आपकी जो थॉट है
जिस भी तरह की आपकी थॉट है, नेचर भी बोल रहा हूँ, रियलिटी, तो जो जब रियलिटी आपके सामने आ जाती है तो आपकी सोच ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। जब तक रियलिटी सामने नहीं आती है, जब तक कि उसके सामने ये चीज़ प्रूव नहीं हो जाती है कि एक घोंघा था, तो तब तक उसको वो कहीं ना अलग अलग नज़रों से देखती है। उसकी थॉट आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। और वो इस सोच में उसके साथ में एक्साइटमेंट भी होता है, इस सोच के साथ में उसके पास में एक पेन भी होता है। वो सोच, एक्साइटमेंट या पेन, वो क्या हुआ, खत्म हो जाता है। तो हर प्रॉम्प्टिंग टू मेक टू टेक एक्शन इज वे ऑफ एंडिंग एनी थॉट। I understand nature's game. Her prompting to take action is a way of ending any thought that threatens to excite or to pain. एक्साइटमेंट के, पेन के, जितने भी उसके थॉट्स हैं उनको सबको वो एंड कर देता है। नेचर्स गेम, रियलिटी का गेम, जो आपके हाथ में नहीं होता है। जो है, जैसा है, वो वैसा ही रहेगा। जो है, जैसा है, वो वैसा ही रहेगा। तो जो चीज़ उसके सामने थी, जिसके ऊपर वो फोकस कर रही थी, पर उसको पता नहीं था कि क्या चीज़ है, जो चीज़ उसके सामने थी, जिसको वो फोकस कर रही थी, वो नेचर है, परंतु पता नहीं क्या चीज़ है। वो उसकी थिंकिंग को बहुत दूर तक ले जाती है। उसके पास में एक्साइटमेंट आते हैं इस थिंकिंग में, उसके पास में फोकस करते वक्त उसके पास में पेन आते हैं। परंतु वो सब थॉट, एक्साइटमेंट वाले, पेन वाले थॉट कौन खत्म कर रहा है, वो मार्क ऑन द वॉल खत्म कर रहा है। हैंस आई सपोज कम्स अवर स्लाइट कंटेम्प्ट फॉर मैन ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर हल्का सा कंटेम्प्ट होता है, आलोचना होती है, किनकी, मैन ऑफ एक्शन, ऐसे एक्शन लेने वाले आदमियों की जो क्या करते हैं, हु डोंट थिंक, जो सोचते नहीं है। जो व्यक्ति सोचते नहीं है और जो एक्शन ले लेते हैं, ऐसे लोगों की वहाँ पर आलोचना होती है। क्योंकि वो क्या करते हैं, जो टेबल होती है, बिगर सोचे जो फॉलो करना है, जो काम करना है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो सोच नहीं रहे हैं। तो सोच नहीं रहे हैं तो थॉट उनकी नहीं हो रही है, और थॉट नहीं रहे तो वो जो भी काम कर रहे हैं उसका कंटेम्प्ट होता है, उसकी आलोचना होती है। तो आई सपोज कम्स अवर स्लाइट कंटेम्प्ट फॉर मैन ऑफ एक्शन, मैन वी एज्यूम हु डोंट थिंक, स्टिल देयर्स नो हार्म इन पुटिंग ए फुल स्टॉप टू वंस डिसएग्रीएबल थॉट्स बाय लुकिंग एट ए मार्क ऑन द वॉल। वापस मार्क ऑन द वॉल आ गया कि मार्क ऑन द वॉल पर देखने से क्या हो जाएगा, आपके जितने भी डिसएग्रीएबल थॉट्स हैं वो फुल स्टॉप हो जाते हैं। बात क्लियर हो गई कि मार्क ऑन द वॉल देखने से दोबारा उसकी जितने भी डिसएग्रीएबल, मैंने फिर बोला डिसएग्रीएबल, एग्रीएबल, अच्छे लगने वाले एग्रीएबल, बुरे लगने वाले डिसएग्रीएबल। तो डिसएग्रीएबल जो थॉट्स हैं वो सब क्या चल जाएंगे, फुल स्टॉप हो रहे हैं, और इसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। कि आपके सामने क्या चीज़ आ गई, रियलिटी आ गई, आप वापस अपने चीज़ फोकस कर रहे हैं। तो आपका पूरा जो नेचर ने क्या करा, नेचर तो अपनी जगह सुरक्षित रही, नेचर रियलिटी, नेचर मार्क ऑन द वॉल, वो इंडिफरेंट है आपके थॉट से, परंतु आपकी थॉट, वो तो इंडिफरेंट है परंतु उसने आपकी थॉट को रोक दिया है, और इसमें किसी प्रकार का कोई हानि नहीं है। इसमें किसी प्रकार की उस नेचर के ऊपर, उस स्नेल के ऊपर, उस मार्क ऑन द वॉल के ऊपर कोई हानि नहीं है। देयर्स नो हार्म इन पुटिंग ए फुल स्टॉप टू वंस डिसएग्रीएबल थॉट बाय लुकिंग एट ए मार्क ऑन द wall. Indeed, now I have fixed my eyes upon it. I feel that I have grasped in a plank in the sea. वास्तव में now that I have fixed my eyes upon it, वापस तो अपनी निगाह कहाँ लेकर जा रही है, मार्क ऑन द वॉल पर लेकर जा रही है। अब वही इमेजिन कर रही है कि वो जो अभी जो थॉट्स के संसार में डूब रही थी, थॉट्स के संसार में जिस तरह से फैली हुई थी, वो एकदम से उसको कुछ सहारा मिल गया, क्योंकि उसका ध्यान वापस किस पे चला गया, मार्क ऑन द वॉल पे चला गया। उसका जो थॉट्स इधर उधर भटक रहा था बहुत ज़्यादा, वापस को कोई सहारा, किनारा मिल गया, उसने मार्क ऑन द वॉल को पकड़ लिया।
तो मार्क ऑन द वॉल को किससे माना उसने कि जैसे संसार के अंदर, सागर के अंदर वो एक प्लैंक, एक लकड़ी का एक लट्ठा है, उसने उसको पकड़ लिया। तो आई हैव ग्रेस्प्ड ए प्लैंक इन द सी, आई फील ए सेटिस्फाइंग सेंस ऑफ रियलिटी। फिर बोल रहा हूँ आगे यहाँ पर क्लियर आपको कि आई फील ए सेटिस्फाइंग सेंस ऑफ रियलिटी, एक सेंस ऑफ रियलिटी की अच्छी फीलिंग आ रही है कि अब कुछ चीज़ मुझे क्लियर हो गई। इस समय अब वापस मेरा जो थॉट था, जो इधर उधर में भटक रही थी, जो मैं ऐसे वैसे विचार लेकर आ रही थी, जो मैं वुमेन और मैन की जो कंडीशन की उसको लेकर सोच रही थी, जो मैं वार को लेकर सोच रही थी, मैं शांत हो गई हूँ और मुझे कुछ सेटिस्फाइंग चीज़ मिल गई है। उसका ध्यान वापस उस पर आ गया। विच एट वंस टर्न्स द टू आर्क बिशप्स एंड द लॉर्ड हाई चांसलर टू द शेडोज ऑफ शेड्स। लेकिन क्या हो जाता है दोबारा, तुरंत तुरंत उसको वो जंप कर जाती है और जो आर्क बिशप के बारे में, जो लॉर्ड हाई चांसलर के बारे में सोचती है, उसके बारे में उस दोबारा नए ख्याल शुरू हो जाते हैं। हियर इज समथिंग डेफिनिट, समथिंग रियल। यहाँ पर कुछ डेफिनिट है, कुछ निश्चित है, कुछ समथिंग रियल है। दस वेकिंग फ्रॉम ए मिडनाइट ड्रीम ऑफ हॉरर, बिल्कुल वो कल्पना कर रही, अब वो दोबारा नई कल्पना शुरू हो गई उसके दिमाग में कि उस वो सोच रही है एकदम से कि एक बार उसको लगा कि जैसे उसने कुछ लट्ठा पकड़ लिया, वो शांत हो गई, पर थॉट वापस में कहाँ चली गई, वो आर्क बिशप, वो लॉर्ड चांसलर के बारे में सोचने लगी। वो सोचने लगी कि जैसे कोई व्यक्ति एकदम से रात के अंधेरे में जगता है, डर जाता है, आसपास देखता है, कभी भगवान को याद करता है, कभी अपनी वो जो ड्रॉर होती है जहाँ पर वो तिजोरी रखता है, उनको वो उनके बारे में देखने लगा है, उनके बारे में सोचने लगा है। तो दस ए वेकिंग फ्रॉम ए मिडनाइट ड्रीम ऑफ हॉरर, कोई सपना देखता है रात में, कोई डरावना। वन हास्टिली टर्न्स ऑन द लाइट एंड लाइज क्रिसेंट, और एकदम से वो जगता है, लाइट जलाता है, शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत, इधर उधर देखता है। वर्शिपिंग द चेस्ट ऑफ डार्स, अपने धन के बारे में या चेस्ट ऑफ डार्स के बारे में सोचता है। वर्शिपिंग द सॉलिडिटी, थोड़ा भगवान को याद करता है। वर्शिपिंग द रियलिटी, आसपास की चीज़ देखकर की रियलिटी को फील करता है कि अपने आप को, फिर बात आ रही जो भी चीज़ देख रहा है, जो भी जिसके सामने मेटेरिस्टिक वर्ल्ड है, उसको देख रहा है और अपना को शांत करने की कोशिश कर रहा है। तो वर्शिपिंग रियलिटी, वर्शिपिंग द इम्पर्सनल वर्ल्ड विच इज ए प्रूफ ऑफ सम एक्सिस्टेंस अदर, सॉरी, worshipping the reality, worshipping the impersonal world which is a proof of some existence other than earth। तो अब वो उस दुनिया के बारे में भी सोचने लग जाता है जो उसके आसपास की भले ना हो यहाँ पर, क्योंकि वो जो एक डर है, जो एक डर है, क्योंकि रात के अंधेरे में, रात में जो डरावना सपना देखकर वो जगह है, वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है आसपास की चीज़ों से। परंतु मन में एक जो फियर है, जो एक पर्सनल वर्ड का जो फियर बनता है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो कुछ और भी है इस संसार के अंदर। तो वर्ड विच इज प्रूफ ऑफ सम एक्सिस्टेंस अदर देन अर्थ, दैट इज वॉट, वो क्या है, वन वांट्स टू बी श्योर ऑफ, वो श्योर आना चाहता है। अब उसके ख्याल अब वापस जम कर रहे हैं किसी और चीज़ के ऊपर, वुड के ऊपर, ट्री के ऊपर। तो दैट इज वॉट वन वांट्स टू बी श्योर ऑफ, वो श्योर ऑफ होना चाहता है। कौन? जो रात को डरा हुआ व्यक्ति था, वुड इज। परंतु वो अब जो इस थिंकिंग, जो इसकी जो डरावने वाली चीज़ है थी, उससे अपना को जम कर रही है। वो सोचती कि नहीं नहीं नहीं, मैं क्या चीज़ सोच रही हूँ, मैं तो वुड के बारे में सोचूं। तो वुड इज अ प्लीजेंट थिंग टू थिंक अबाउट, वो अपनी डरावनी चीज़ों को छोड़ करके अब वुड के बारे में सोचना चाह रही है कि मैं डरावनी चीज़ क्यों सोचूं। तो वुड इज प्लीजेंट थिंग टू थिंक अबाउट, इट कम्स फ्रॉम द ट्री, ये कहाँ से मिलती है? ट्री से मिलती है। एंड ट्री ग्रोज, ट्री उगता है। एंड वी डोंट नो हाउ दे ग्रो, हम जानते भी नहीं है ट्री कहाँ कहाँ उग जाते हैं, हम जानते भी नहीं है कि ट्री कहाँ कहाँ उग जाते हैं। फॉर ईयर्स एंड ईयर्स दे ग्रो, कई सालों से तो वो उग रहे हैं, बढ़ रहे हैं। दे ग्रो विदाउट पेइंग एनी अटेंशन टू अस, वो हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप फिर समझना, यहाँ पर वही बात आ जाएगी वापस, रियलिटी की, नेचर की
कि जो नेचर है वो इंडिफरेंट है अपने से, उसका अपने से कोई लेना देना नहीं है। हमारी थॉट अलग चलती है और नेचर अपना काम अलग करती रहती है। तो वापस रिलेटिव वाली बात आ गई यहाँ पर कुछ हल्की सी, कि जो यहाँ पर जो पेड़ उग रहे हैं, जो ये ग्रोथ हो रही है, ये इंडिफरेंट है अपना हमारी थॉट से। वो ऑटोमेटिक ग्रोथ हो रही है। वो कहाँ कहाँ ग्रोथ हो रही है, हमें उसको हम कहाँ पर उसको कोई मतलब नहीं है। वो खुद अपना विकास कर रही है। ट्री जो है, ट्री का खुद का अपना विकास है, उसका हमारे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो हम पे ध्यान नहीं दे रही है कि जहाँ पर इंसान है तो वह ट्री ग्रो करेंगे। वो अपने से इंडिफरेंट है। तो ट्री ग्रोज एंड वी डोंट नो हाउ दे ग्रो फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। दे ग्रो विदाउट पेइंग एनी अटेंशन टू अस इन मीडोज, इन फॉरेस्ट एंड बाई साइड ऑफ द रिवर्स, नदी के किनारे पर, जंगलों में, चरागाहों पर। ऑल थिंग्स वन लाइक्स टू थिंक अबाउट। ऑल थिंग्स, जो कोई भी वन लाइक्स टू थिंक अबाउट। द काउज स्विस देयर टेल्स बीनीथ देम। अब ट्री क्या का काम करते हैं? ट्री अपने लिए क्या का काम करते हैं? ट्री आराम से ग्रो हुए। ट्री को कोई इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे नहीं देख रहा है, कौन मेरे लिए क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। ट्री अपने स्पीड से अपने धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। उन ट्री के नीचे क्या हो रहा है? जो गायें होती हैं वो अपने टेल्स को वो हिलाती हैं। मतलब ट्री के नीचे जो गायें हैं वो अपनी टेल्स को हिला रही हैं। ऑन द आफ्टरनून्स, दोपहरी में, गर्मी में, दे पेंट रिवर्स सो ग्रीन। और वो जो पानी होता है, नदी का पानी होता है, वो ग्रीन हो रहा है क्योंकि पेड़ की जो पत्तियां वगैरह होती है उसकी वजह से आपका जो पानी है कैसा हो रहा है? वो ग्रीन हो रहा है वो। तो दे पेंट रिवर सो ग्रीन दैट व्हेन ए मोरहैन डाइव्स। जब वो जंगली मुर्गा के साथ जो जब वो गोता लगाएगा तो वन एक्सपेक्ट्स टू सी इट्स फेदर्स ऑल ग्रीन। तो उसके जो पंख है वो भी हरे हो जाएंगे। when it comes up again, and I like to think of the fish balanced against the stream like flakes blown out। अब वो अपनी थिंकिंग कहाँ लेके जा रही? आई लाइक टू थिंक, मैं सोचना पसंद करूँगी मछली के बारे में, जो वो पानी के अंदर बैलेंस बन करके ऐसे तैर रही हैं। तो ऐसे जो फ्लैग यहाँ पर वापस मैं कर रहा हूँ, वार का टाइम है, तो फ्लैग जैसे उड़ता है, फल करता है, वैसे जो मछली है, फिश है, वो भी स्ट्रीम में फ्लैग की तरह स्विप हो रही है। वाटर बीटल्स, सॉरी, फ्लैग्स ब्लोन आउट एंड ऑफ द वाटर बीटल्स स्लोली रेजिंग डोम्स ऑफ मड अपॉन द बेड्स ऑफ रिवर। जो वाटर बीटल्स हैं वो भी नदी के किनारे पर मिट्टी को धीरे धीरे उठा इकट्ठा करके उसके छोटे डोम बना रहे हैं। आई लाइक टू थिंक ऑफ द ट्री इट सेल्फ। अब यहाँ पर वो सब चीज़ें कहाँ हो रही है? जंगल में हो रही है, पेड़ों के आसपास हो रही है। नदी जो है वो हरी हो गई है, वहाँ मुरहन के बारे में बात कर रही है। वहाँ पर पेड़ों के आसपास पूरी प्रकृति पेड़ों के आसपास पूरी प्रकृति लहरा रही है, सभी चीज़ फ्लरिश कर रही है। And of the water beetle slowly raising domes and mud upon the beds of the river, I like to think of the tree itself। अब यहाँ पर वो वापस करी कि मैं तो ट्री के बारे में सोचूं। तो I like to think of the tree itself। First the close dry sensation of the being wood। एक लकड़ी होना एक क्लोज ड्राई सेंसेशन है। एक ऐसा सेंसेशन क्लोज ड्राई है, लकड़ी होना। एक लकड़ी जो है वो क्लोज ड्राई सेंसेशन है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रकार की सेंसेशन नहीं है उसके साथ में। वो अपने आप में एक लकड़ी है, किसी से उसका कोई कनेक्शन नहीं है उसका। तो क्लोज ड्राई सेंसेशन ऑफ बीइंग वुड, लकड़ी होना आपको एक शांति प्रदान कर रहा है। लकड़ी होना एक शांति प्रदान कर रहा है, क्योंकि लकड़ी अपने आप में निरपवाद है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। द फर्स्ट क्लोज ड्राई सेंसेशन ऑफ द बीइंग वुड
देन द ग्राइंडिंग ऑफ द स्टोर्म, परंतु लकड़ी से क्या हो रहा है, उस वुड से क्या हो रहा है, स्टोर्म धीमा पड़ रहा है। देन द स्लो डिलीशियस ऊज ऑफ सेप, वहाँ से रस निकल रहा है। आई लाइक टू थिंक, क्योंकि जो वुड है वो ही अपने आप में सब कुछ दे रहा है। वुड क्या है, अपने आप में सब कुछ, आपको सब कुछ दे रहा है, वो खुद आपसे कुछ नहीं ले रहा है। तो दैट इज कॉल्ड द क्लोज ड्राई सेंशन ऑफ बीइंग वुड। तूफान को धीमा कर देता है, ऊज निकल रहा है, रस बाहर निकल रहा है। आई लाइक टू थिंक ऑफ इट टू ऑन विंटर्स नाइट, वो अब वो कल्पना कर रही है विंटर्स नाइट के बारे में। स्टैंडिंग इन द एम्प्टी फील्ड, जो फील्ड है वो फील्ड कैसा है, एम्प्टी है, वहाँ पर जो लीव्स हैं, सॉरी आई शुड रिसाइट, आई लाइक टू थिंक tree self, the first close dry sensation of the wood being wood, then the grinding of the storm, then the slow delicious ooze of safe. I like to think of it too on winter's night. विंटर्स नाइट के में क्या हो रहा है, स्टैंडिंग इन द एम्प्टी फील्ड, वहाँ पर खड़े होना, विद ऑल लीव्स क्लोज फर्ल्ड, जहाँ पर लीव्स एक तरफ इकट्ठी हो गई है। नथिंग जेन टेंडर एक्सपोज टू द आयरन बुलेट्स ऑफ द मून, जो मून्स की जो रोशनी है, जो तीखी रोशनी है आयरन बुलेट्स की तरह, फिर वॉर का टाइम है, तो वो किसी भी चीज़ को, टेंडर को, जो जितनी भी कोमल चीज़ें उनको नथिंग एक्सपोज्ड, कोई चीज़ एक्सपोज्ड नहीं हो रही है। नथिंग टेंडर एक्सपोज टू द आयरन बुलेट्स ऑफ द मून, ए नेक्ड, क्योंकि पत्तियां इकट्ठी हुई है, ए नेक्ड मस्ट अपॉन अर्थ डेट गोज टम्बलिंग, एक मस्त, मस्त का मतलब जैसे अपना जो एक कोई भी चीज़ मुट्ठा होता है वो ठक 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 जो क्या करा जाता है, एक लकड़ी का टुकड़ा माने या आप लोहे का उसे मस्त माने, जो जिससे कोई चीज़ पीटी जाती है, जैसे ओखली के अंदर जो लकड़ी का डंडा होता है, तो वो जो जिससे कोई चीज़ कूटते हैं, दैट इज कॉल्ड द मस्त। तो ये जो मस्त है वो इधर उधर बज रहा है, इधर उधर बज रहा है, कोई चीज़ें गिर रही है, कोई चीज़ मर रही है, कोई उसमें ख़त्म हो रही है, तो जो टम्बलिंग हो रही है उस पर मस्ट की, तो ए नेक्ड मस्ट अपॉन एन अर्थ डेट गोज टम्बलिंग, टम्बलिंग ऑल नाइट लॉन्ग, पूरी रात वो मस्ट चल रहा है। द सॉन्ग ऑफ बर्ड मस्ट साउंड वेरी लाउड, और जो बर्ड्स की जो आवाज़ें हैं वो तेज आवाज़ें आ रही हैं। जून में वो आवाज़ें विचित्र हो रही हैं, अलग अलग आवाज़ आ रही है, क्योंकि उस समय मेन वो चल रहा है। एंड हाउ कोल्ड द फीट ऑफ इंसेक्ट्स मस्ट फील अपॉन इट, जो कि विंटर का टाइम है, तो जो इंसेक्ट्स के जो पैर हैं वो कैसे फील हो रहे हैं लकड़ी के ऊपर। हाउ कोल्ड द फीट ऑफ द इंसेक्ट मस्ट फील अपॉन इट एज दे मेक लेबरियस प्रोग्रेस अप द क्रीजेस ऑफ द बार्क, वो ऐसे चल रहे हैं, जो बार्क की जो छाल होती, छाल में जो दरार होती है, धीरे धीरे करके पैर को टिका रहे हैं, जैसे वो एक थक गए हों, वो इंसेक्ट जो थक गए हों विंटर के टाइम पर, और कोल्ड उनके जो पैर हैं वो बिल्कुल नपे तुले से, क्योंकि आदमी जैसे धीरे बिल्कुल धीरे रख रहा है विंटर के टाइम पर। तो एज दे मेक लेबरस प्रोग्रेस अप द क्रीजेस ऑफ द बार्क और सन देमसेल्व्स अपॉन द थिन ग्रीन एवनिंग अवनिंग ऑफ द लीव्स। तो अवनिंग ऑफ द लीव्स का मतलब है जो पत्तियां हैं वो इकट्ठी हो जाती है, उनका जो एक वो शेड बन जाता है, पत्तियों की पत्तियां आपस में मिल जाती हैं और एक वो बेड सा बन जाता है, शेड बन जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द अवनिंग। तो द सन देमसेल्व्स अपॉन द थिन ग्रीन अवनिंग ऑफ द, जो लीव्स की जो वो शेड बन गई है, वहाँ से वो सन की लाइट आ रही है। एंड लुक स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ देम, और वो सीधी दिखाई दे रही है, विद डायमंड कट रेड आइज। और वो जो, अब आप कल्पना करें कि जैसे पेड़ हैं, पेड़ों के टहनियाँ आपस में मिली हुई हैं, और एक वो जाल सा बन गया है, और उस जाल के बीच में जो हल्के हल्के जो एरिया रह जाते हैं
और वहाँ से जब आपको सनलाइट दिखाई देगी तो वो स्ट्रेट दिखाई देगी, और साथ में आप उनको देखोगे तो वो बीच बीच में लाल लाल चमकती हुई दिखाई देंगी। तो दैट इज कॉल्ड द विद डायमंड कट रेड आइज। वन बाय वन द फाइबर स्नैप बीनीथ द इमेंस कोल्ड। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो ट्री जो बड़ा हुआ था, इतना ग्रो हुआ था, इसने इसने इतना कुछ किया। देख ड्राई सेंसेशन भी बोल रहा हूँ मैं, ड्राई सेंसेशन को बस तुलना करना उससे कि उस वुड को कोई मतलब नहीं है, वो अपना काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो पेड़ था वो टूट गया अब। तो वन बाय वन द फाइबर्स ने एक एक रेशे बीनीथ द इमेंस कोल्ड, उस ठंड की वजह से वो टूट रहे हैं, प्रेशर ऑफ द अर्थ। देन द लास्ट स्टॉर्म कम्स, एक वापस तूफान आता है, और एंड फॉलिंग स्टॉर्म कम्स एंड फॉलिंग द हाईएस्ट ब्रांच ऑफ द ड्राइव ब्रांचेस ड्राइव डीप इनटू द ग्राउंड अगेन। और जो पेड़ की सबसे ऊंची जो टहनी होती है वो नीचे जमीन पर गिर जाती है और जमीन में धंस जाती है वो भी। इवन सो लाइफ इज नॉट डन विथ, तो भी लाइफ यहाँ पर खत्म नहीं होती है। क्या होता है लाइफ खत्म नहीं होकर फिर आगे उसका? तो देर आर अ मिलियन पेशेंट, यहाँ पर बहुत सारे मरीज हैं। वॉचफुल लाइफ स्टिल फॉर ए ट्री, उस ट्री के बारे में सोचने वाले हैं। करने का मतलब ये है कि अब वो ट्री क्या करेगी? ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन बेडरूम्स आपके फर्नीचर में काम आएगी, इन शिप्स शिप्स में काम आएगी, ऑन द सॉरी इवन सो लाइफ इज नॉट डन विथ, लाइफ यहाँ पूरी नहीं हुई है। देर आर मिलियन पेशेंट, यहाँ बहुत से मरीज हैं। या फिर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर बहुत से मरीज का मतलब है कि जो ट्री है कई लोगों के काम आएगी ये ट्री। वॉचफुल लाइव्स स्टिल फॉर ट्री, वो लोग उस ट्री के अंदर गहनता से देखने वाले हैं, उस ट्री के बारे में नई नई चीज़ें बनाने वाले हैं। उन चीज़ को एक वॉचफुल आइज रखते हैं उसके बारे में कि किसको क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं उसको। तो वॉचफुल लाइव्स स्टिल फॉर ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन बेडरूम्स, इन शिप्स, ऑन द पेवमेंट, लिविंग रूम्स, वेयर मैन वुमेन सिट आफ्टर टी स्मोकिंग सिगरेट्स। और वो जो ट्रीज की जो फर्नीचर की जो वुड है वो सब जगह है। और जहाँ पर लास्ट में वो करें कि मैन और वुमेन, ऐसी जगह आ गई है ट्री अब कि जहाँ पर मैन और वुमेन क्या कर रहे हैं, बैठ के साथ में बैठ करके और चाय पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। इट इज़ फुल ऑफ पीसफुल, क्योंकि ये सब थॉट है। इट इज़ फुल ऑफ पीसफुल थॉट्स, हैप्पी थॉट्स दिस ट्री। इस ट्री का क्या है? ये पीसफुल थॉट्स हैं, हैप्पी थॉट्स हैं। आई शुड लाइक टू टेक ईच वन सेपरेटली, मुझे तो सभी चीज़ों को अलग अलग ढंग से लेना चाहिए। बट समथिंग इज गेटिंग इन द वे, परंतु हर बार कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है। वेयर वाज आई, मैं कहाँ थी, मैं क्या सोच रही थी? वॉट हैज़ इट ऑल बीन अबाउट, ये सब क्या हो रहा था? ए ट्री, ए रिवर, द डाउन्स, ये ट्री, रिवर, डाउन्स, विटेकर्स अल्मानेक, द फील्ड ऑफ एसोफेडल। एसोफेडल का मतलब भाई लिली के, जहाँ पर एसोफेडल के जो खेत होते हैं। सॉरी आई कांट रिमेंबर ए थिंग, मुझे कुछ भी याद नहीं। एवरीथिंग इज मूविंग, सब कुछ मूव कर रहा है, गिर रहा है, स्लिप हो रहा है, खत्म हो रहा है। देर इज ए वास्ट अपहीवल ऑफ मैटर, बहुत उठा पटक सी हो रही है, अपहीवल मैटर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समवन इज स्टैंडिंग ओवर मी, कोई मेरे पास में खड़ा है, एंड सेइंग आई एम गोइंग आउट टू बाई ए न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर खरीदने जा रहा हूँ। यस, हाँ। तो इट्स नो गुड बाइंग न्यूज़पेपर, जो तो न्यूज़पेपर खरीदने से कोई मतलब नहीं है। नथिंग एवर हैपन्स, कुछ नहीं होता है। कर्ज द वार, वार को भी शाप है। गॉड डेमन दिस वार, भाड़ में जाए ये वार, ये युद्ध। ऑल द सेम, बिल्कुल इसी तरह भाड़ में जाए। आई डोंट सी वी वार क्यों हो रहा है। आई डोंट सी वाई वी शुड हैव ए स्नेल ऑन अवर वाल,
ये वार क्यों हो रहा है, ये वार खत्म हो जाए, कोई कोई किसी से मतलब नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, ये अपने घर पे ये घोंगा भी क्या कर रहा है। तो बस ये घोंगा भी क्या कर रहा है अपनी दीवार पर। तो ये लाइन किसकी है, उनके हस्बैंड की लाइन बताते हैं। तो द मार्क ऑन द वॉल इट वाज ए स्नेल। तो जो मार्क ऑन द वॉल था वो तो एक स्नेल था, वो तो एक स्नेल था, घोंगा था। यहीं पर उसकी, क्योंकि अब रियलिटी सामने आ गई है, उसकी थॉट्स यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। दैट्स फाइनल। इसको मैं और चीज़ें इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर क्लियर करूँगा, नए नए वीडियो और लेकर के आऊँगा। ओके, थैंक्स।